हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज सब 18 जून 2026। आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। आइए, पहला न्यूज़ है G7 सम्मेलन के दौरान मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद समीप। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। जून 2026 में फ्रांस में एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात को दर्शाती है। सुर्खियों एवं विवरण। भारत अमेरिका व्यापार समझौता ट्रेड डील्स। मुख्य सुर्खी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात के बाद घोषणा की कि भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहद सख्त वार्ताकार या टच निगोटिएटर भी बताया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्य व्यापार समझौते 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। अमेरिकी ईरान शांति समझौता। फ्रांस में इस समिट के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शुरुआती शांति समझौते और उसके मसौदे पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत शुक्रवार से होर्मुज जलमर्ग मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने की बात कही गई है। सुरक्षा और नाविकों की मुद्दता। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज जलमर्ग मध्य में चल रहे तनाव के कारण व्यापारिक जहाजों पर फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा देने और हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, वैश्विक सुरक्षा, H-1B वीजा और ऊर्जा सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। भारत के रक्षा उत्पादन में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। राजनाथ। वैश्विक रक्षा बाजार में बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा है देश। आइए पढ़ते हैं इस के बारे में डिटेल से एनालिसिस। भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति और विकास के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है कि मुख्य शीर्षक रक्षा उत्पादन में भारी बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत के रक्षा उत्पादन में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। प्रमुख घोषणाएं और आंकड़े। नया रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.75 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 2024-25 के 22,000 करोड़ से काफी अधिक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी। कुल रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र PSU की हिस्सेदारी 76% और निजी क्षेत्र की भागीदारी 24% रही। घरेलू विनिर्माण। डिफेंस इन्वेंट्री इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 65% रक्षा उपकरण अब घरेलू स्तर पर ही निर्मित हो रही है। वैश्विक बाजार और निर्यात। बड़ा निर्यातक। भारत तेजी से वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़ा निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा है। निर्यात वाले देश। वर्तमान में भारत 80 से अधिक देशों को सैन्य विमान का निर्यात कर रहा है और घटती निर्भरता। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आयात पर निर्भरता जो कभी 70% 2011-15 थी और वह अब घटकर 40% 2025-26 आ गई है। इन हथियारों की भारी मांग। अखबार के अनुसार वैश्विक बाजार में इन भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग सबसे ज्यादा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, आकाश हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, नौसैनिक जहाज, गश्ती जहाज और युद्धपोत। चेन्नई से 20 टन कार्गो लेकर अफकॉम कंपनी का चार्टर विमान पहुंचा। वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। नोएडा एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान भी शुरू। 35 न्यूज़ के बारे में डिटेल से। पहली कार्गो उड़ान। अफकॉम कंपनी का चार्टर विमान चेन्नई से 20 टन कार्गो लेकर नोएडा एयरपोर्ट पहुंचा। पारंपरिक स्वागत। इस पहली आधिकारिक कार्गो फ्लाइट का रनवे पर पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। सामग्री। विमान में मुख्य रूप से मशीनरी और उकल पुर्जे और चिकित्सा उपकरण शामिल थे। भविष्य की योजना। रिपोर्ट के अनुसार यह अगले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। दिल दुरुस्त पर ट्रेडमिल्स पर 2 मिनट नहीं दौड़ पा रहे हैं युवा। दोस्त ये भी बायोटेक के साइंटिस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 45% युवा समान इको और एंजियोग्राफी जांच रिपोर्ट के बावजूद ट्रेडमिल या टेस्ट TMT में असफल हो रहे हैं। दिल दुरुस्त पर ट्रेडमिल पर 2 मिनट नहीं दौड़ पा रहे हैं। मुख्य अध्ययन निष्कर्ष। अध्ययन का दायरा। संस्थान ने पिछले कुछ महीनों में करीब 4200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें मुख्य रूप से 23 से 45 वायु वर्ग के लोग शामिल थे। शारीरिक और क्षमता। बड़ी संख्या में ऐसे युवा जो स्वास्थ्य को पूरी तरह स्वस्थ मान रहे थे, वे ट्रेडमिल पर 2 से 5 मिनट भी नहीं दौड़ पा रहे हैं। जांच में विरोधाभास। प्रारंभिक जांच में अधिकारिक लोगों की ECG और इको एंजियोग्राफी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य नॉर्मल आ रही है, लेकिन जब हृदय की कार्य क्षमता जांचने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट TMT कराया जाता है तो 45% युवा फेल हो जाते हैं। समस्या के मुख्य कारण। संस्था के वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार इस समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बदलती और अस्वस्थ जीवन शैली है। शारीरिक निष्क्रियता। दफ्तर और घर में घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना। पैदल चलने की कमी। बहुत कम चलना या पैदल न के बराबर चलना। व्यायाम की कमी। दिनचर्या में नियमित व्यायाम या किसी भी प्रकार की कार्डियो या एक्टिविटी का न होना। तनाव। आधुनिक जीवन शैली का बढ़ता मानसिक तनाव भी युवा के शारीरिक फिटनेस स्तर को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टरों की सलाह। इन टिप्स पर करें अमल। लेकिन निचले हिस्से में बेहतर हृदय स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। रोजाना 30 से 45 मिनट मध्य गति से पैदल चलें और सप्ताह में कम से कम 5 दिन नियमित व्यायाम या कार्डियो गतिविधियां करें और बढ़ते वजन उम्र की बढ़ती स्थिति पर नियंत्रण रखें और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आवश्यक लें। चिकित्सा मेडिकल कॉन्टैक्ट्स। यह समाचार इंगित करता है कि विश्राम की स्थिति या रेस्टिंग स्टेट में हृदय सामान दिख सकता है, लेकिन शारीरिक
परिश्रम या तनाव की स्थिति में शरीर की सहनशीलता स्टेमिना कम हो चुकी है। चिकित्सा विज्ञान में सामान्य इको या सामान्य एंजियोग्राफी यह दर्शाती है कि हृदय की संरचना सही है और मुख्य धमनियों में भी कोई बड़ा ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन टीएमटी में जल्दी वो थक जाना या फेल होना निश्चित कारणों से हो सकता है। खराब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मांसपेशियों हृदय की शारीरिक परिश्रम सहने की आघात न होना। माइक्रोवेस्कुलर डिस्फंक्शन, छोटी रक्त वाहिका में संकुचन जो समानता एंजियोग्राफी में आसानी से नहीं दिखता। फेफड़ों की कम क्षमता या गतिहीन जीवन शैली। यदि आप आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को ट्रेडमिल पर चलने या दौड़ने में अत्यधिक सांस फूलना या छाती में भारीपन या असामान्य थकान महसूस होती है, तो इन लक्षणों को केवल सामान्य कमजोरी न समझे। अधिक स्पष्टता के लिए कृपया किसी हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक के निर्देश दिया है कि साइबर क्राइम को रोकने को केंद्रीय कॉल सेंटर बनाएगा। ये भी दोस्तों GS3 से सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई 35 न्यूज के बारे में, मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आई 35 न्यूज के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की घोषणा को दर्शाती है, जिसमें साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय कॉल सेंटर 1930 हेल्पलाइन स्थापित करने और मौजूदा प्रणाली को उन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो विवरण नीचे दिए गए हैं। मुख्य घोषणा उद्धृत्य केंद्रीय कॉल सेंटर का निर्माण साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय स्तर पर एक आधुनिक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। हेल्पलाइन 1930 का आधुनिकीकरण देश भर में संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 को पूरी तरह से हाई टेक या उन्नत बनाया गया। तकनीक का समावेश, कॉल सेंटरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लेस किया जाएगा ताकि शिकायतों को तेजी से निपटारा हो सके। पीड़ितों को त्वरित राहत और धन की वापसी। SOP का बड़ा कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। पैसे की वापसी, मनी रेस्टोरेशन, धोखाधड़ी के शिकार हुए नागरिकों के ब्लॉक किए गए पैसे को जल्द से जल्द उनके खातों में वापस दिलाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल की नियमित समीक्षा की जाएगी। फर्जी खातों पर कार्रवाई, साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मूल बैंक खातों, मूल बैंक अकाउंट और संदिग्ध सिम कार्डों को ब्लॉक करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बहुभाषी सहायता, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन पर कई भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा जोड़ी जाएगी। सुरक्षा को प्राथमिकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को पाकिस्तान की शीर्षक के तहत आंतरिक और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है। साइबर अपराध परजीवी मासूमों को ठगते हैं कोर्ट, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, सिक्योरिटी या से रिलेटेड, साइबर या सिक्योरिटी। शीर्षक, साइबर अपराधी परजीवी मासूमों को ठगते हैं कोर्ट। अदालत का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइबर अपराधी परजीवी की तरह जो भोले निवेशकों को धोखा देते हैं और इनसे सख्ती से निपटारा बहुत जरूरी है। मामले का पृष्ठभूमि, यह टिप्पणी एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिनसे देश के अलग अलग राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ऐसे लोग तमिलनाडु में ठगी करते हैं, फिर भी जम्मू कश्मीर और उनके बाद पूर्वोत्तर भाग जाते हैं और उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। यूके में भारतीय निर्यात शुल्क मुक्त होगा। अब पढ़ते हैं इसमें इसके बारे में डिटेल से। यूके में भारतीय निर्यात शुल्क मुक्त होगा। लागू होने की तिथि, यह समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। शुल्क मुक्त पहुंच, भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। मुख्य प्रतिवादी क्षेत्र, इसके तहत कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। यूके के उत्पादों जैसे कारों और विस्की पर आयात शुल्क में भी कमी आएगी। सेवा क्षेत्र, ब्रिटेन ने सेवा क्षेत्र में व्यापार पहुंच प्रदान की है, जिससे भारतीय IT, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं को लाभ होगा। व्यापारिक और आर्थिक डेटा, द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.6% से बढ़कर 25.72 अरब डॉलर तक पहुंच गया। व्यापार अधिदेश, भारत का व्यापार अधिदेश 1.36 अरब डॉलर है। लक्ष्य, सरकार का मानना है कि इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसके तहत ब्रिटेन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को वहां भेजे गए कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। एक चुनावी फैसले में क्यों लगे 10 साल। आई 35 मिनट के बारे में डिटेल से एनालिसिस। एक चुनावी फैसले में क्यों लगे 10 साल। तमिलनाडु में साल 2016 के विधानसभा चुनाव में पराजित घोषित हुए प्रत्याशी को साल 2026 में विजेता करार देने का क्या अर्थ है, यह पूरे न्यायतंत्र के लिए विचारणीय प्रश्न है। मुख्य बिंदु संदर्भ, भारतीय न्याय प्रणाली में चुनावी याचिका इलेक्शन पिटीशन के निपटारे में होने वाली लंबी देरी पर सवाल उठाता है और इसमें एक विशिष्ट मामले का उदाहरण दिया गया है। मामला वर्ष 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का एक प्रत्याशी जिसे पहले हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, उसे 10 साल बाद यानी वर्ष 2026 में अदालत द्वारा विजेता घोषित किया गया है। चिंता लेख इस बात पर पता चलता है कि जब तक न्याय आता है तब तक उस विधानसभा का कार्यकाल, जो आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता है। ऐसे में इस तरह के विलंबित फैसलों का लोकतांत्रिक और व्यवहारिक रूप से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेख के बीच में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भवन का चित्र दिया गया है, जो न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। अपने बेटों के लिए भारत को खड़ा होना चाहिए। आई पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। अपने बेटों के लिए भारत को खड़ा होना चाहिए। शीर्षक एक समाचार विवरण की टिप्पणियां की मुख्य सारांश देखते हैं। घटना की पृष्ठभूमि, यमन में मिसाइल ड्रोन हमले में मारे गए मर्चेंट नेवी के भारतीय नाविकों जैसे विशाखापट्टनम के मुख्य अभियंता
गंठला सुरेश और हिमाचल प्रदेश के डेक कैडेट आलोक शर्मा और देवरिया यूपी के 5वें इंजीनियर चिदानंद चौरसिया की दुखद मृत्यु को रेखांकित किया गया है। मुख्य मुद्दा लेखक में इस बात पर भी कहा दुख और चिंता व्यक्त की गई है कि ये आम नागरिकों देश की सीमा पर तैनात सैनिकों नहीं, लेकिन फिर भी इनका योगदान राष्ट्र की सेवा और वैश्विक अर्थव्यवस्था से कम नहीं है। इसके बावजूद उनकी मृत्यु अक्सर अखबार की छोटी दब जाती है। औपचारिक राजनीति विरोध दर्जा कराना काफ़ी नहीं है। नागरिकों विशेष समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सख्त रूप अपनाना चाहिए। भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तो तब यह देश की आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रगति अधूरी रहेगी। दूसरों की मौत की जश्न मनाने वाले सबक लें। आई पढ़ते हैं के बारे में कि मानसिकता की आलोचना की गई है कि दूसरों के संकट या मृत्यु पर खुशी मनाते ये संपादित न्यूज़ है दोस्तों, द हिंदुस्तान से लिया गया है कि जश्न मनाते हैं मानवीय संवेदना और सनातन संस्कृति के विपरीत बताया गया है। मूल देश की शुरुआत एक कहावत है से होती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद भी एक दिन उसी में गिरता है। देश में ओमान के पास मारे गए भारतीय नागरिकों का उल्लेख है। लेखक का कहना है कि मारे गए नागरिकों के प्रति पूरे देश में सहानुभूति होनी चाहिए क्योंकि वे निर्दोष थे। सोशल मीडिया पर टिप्पणी लेखक एक घटना की जिक्र करते हैं जहां एक नागरिक के पिता ने कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को खुलकर समर्थन किया था और तारीफ की थी, और आज वही पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। संस्कृति और मूल्य लेखक याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति में दुश्मन के सब को आदर सम्मान दिया जाता है, और रामायण का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के अंतिम समय में उसे सीख लेने भेजा था। तो दूसरों के बच्चों की मौत पर जश्न मनाने वाले यह समझना चाहिए कि जब वैसी ही घटना उनके अपने परिवार के साथ होती तब कितना दुख होता। दूसरों के प्रति हमेशा मानवीय संवेदना रखनी चाहिए। सेहत से खेती तक बायोटेक की मांग है। ये भी जीएसटी साइंटिस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आई पढ़ते हैं इसके न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर की संभावना के बारे में विस्तार से जानकारी देता है कि मुख्य शीर्षक सेहत से खेती तक बायोटेक की मांग, बाजार और विकास, मार्केट ग्रोथ। भारतीय बायो इकोनॉमी वर्तमान में इसका विशाल आंकड़ा 118 लाख करोड़ रुपये विशाल डॉलर मूल्य को छू चुका है। वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी भारत की हिस्सेदारी लगभग 3 से 5% तक है। करियर के लिए पात्रता और शुरुआत, एलिजिबिलिटी एंड एंट्री। यह क्षेत्र उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जिनकी रुचि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रिसर्च, स्वास्थ्य एवं नई तकनीकों में है। करियर की शुरुआत के लिए छात्र 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी विषयों के साथ पास करने के बाद कदम बढ़ा सकते हैं। नीट स्कोर कम होने पर यदि किसी छात्र का नीट स्कोर कम रहता है तो बायोटेक्नोलॉजी एक बेहतर और मूल्यवान वैकल्पिक करियर मार्ग प्रदान करता है। गैर वैज्ञानिक नॉन साइंस छात्रों के लिए तकनीकी और रिसर्च के अलावा मैनेजमेंट, पेटेंट और कानून, आईपीआर और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए भी इस क्षेत्र में प्रबंधन और तकनीकी प्रबंधन के शानदार अवसर उपलब्ध है। मुख्य संस्था और कोर्सेज और टॉप इंस्टीट्यूट। देश में दाखिले के लिए कुछ शीर्ष भारतीय संस्थानों का उल्लेख किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय DU, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एम्स दिल्ली। नए कोर्सेज और उभरती तकनीकी, डाटा और AI का प्रभाव। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बायोटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। अब बीमारियों के विश्लेषण और जीनोमिक्स और नई दवाओं की खोज में कंप्यूटर और AI बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नए क्षेत्र जेनेटिक्स, बायोफॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे नए क्षेत्रों में कौशल विकास के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजगार के पद और वेतन। रोजगार के पद और वेतन, जॉब प्रोफाइल या सैलरी। प्रमुख पद बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट और लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन। वेतन, शुरुआती वेतन आमतौर पर 4 से 6 लाख रुपये सालाना हो सकता है, जो अनुभव और उच्च शिक्षा जैसे PhD के साथ जोड़कर 12 लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। शिक्षा भर्ती में बीटेक डिग्री भी काम आएगी। आई पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस। करियर शिक्षा से संबंधित 2 प्रमुख विषयों पर जानकारी दी गई। मुख्य समझ, शिक्षा भर्ती में बीटेक डिग्री भी काम आएगी। पात्रता बीटेक, DLED और CTET पेपर 2 पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कक्षा सक्षम, यह योग्यता BPSC टीचर के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए मान्य है। विषय, इस योग्यता वाले अभ्यर्थियों गणित और विज्ञान शिक्षक मैथ पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। एक्सपर्ट टिप्स, विशेष की सलाह। यह भाग करियर काउंसलिंग डॉक्टर संजीव कुमार आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 अलग-अलग छात्रों प्रश्नों उत्तर दिए गए हैं। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के लिए शिक्षक बनने की राह। मोहम्मद अब्दुल कादिर ने पूछा कि क्या बीटेक या DLED या CTET धारक कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाब हाँ। यदि आपके पास बीटेक डिग्री के साथ DLED और CTET पेपर 2 उत्तीर्ण है तो आप मध्य विद्यालय स्तर कक्षा 6 से 8 पर गणित और विज्ञान शिक्षक बनने के पात्र हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञान को ध्यान से सलाह दी गई। तकनीकी या यूनाइटेशन या डाटा टैक्टिक्स में करियर सवाल। सोमाया सर्टियल्स ने इस क्षेत्र में नौकरी की संभावना और अतिरिक्त सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पूछा गया है कि नौकरी के क्षेत्र में अब क्लिनिकल डायटीशियन और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या स्पोर्ट न्यूट्रिशन बन सकते हैं। रोजगार का अवसर, अस्पताल या जिम, फिटनेस सेंटर, NTO रिसर्च संस्थान और खाद्य उद्योगों में काम करने के अवसर। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, स्पोर्ट न्यूट्रिशन प्रीता जो न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में भी अतिरिक्त कोर्स कर सकते हैं। सिविल स्कोर कम हुआ तो ऋण लेने में होगी परेशानी।
नए नियम लागू होने के करीब 60% कर्ज लेने वाले ग्राहकों को होंगे प्रभावित। प्रतिश न्यूज़ के बारे में जीएसटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए जा रहे हैं ऋण प्रदानों के नए नियमों, प्रत्याशित ऋण हानि या ईसीएल फ्रेमवर्क के कारण ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताई गई है। मुख्य बिंदु में देखते हैं कि 60% ऋण लेने वाले ग्राहकों होंगे प्रभावित। नए सख्त नियमों के लागू होने से लगभग 60% कर्जदार पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। कम सिविल स्कोर पर मुश्किल है। यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो भविष्य में बैंक से लोन ऋण मिलने में काफ़ी परेशानी होगी। ज़्यादा ब्याज दर या अतिरिक्त गारंटी की मांग, बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कम स्कोर वाले ग्राहकों से अधिक ब्याज दर या फिर अतिरिक्त गारंटी कोलेटरल मांगी जा सकती है। एनपीए और प्रावधानों में बदलाव, बैंक जब आप ऋण के डूबने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही प्रत्याशित हानि या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के आधार पर फंड अलग रखेंगे, जिससे बैंकों के ऋण देने की नीतियां और सख्त हो जाएगी। सिविल स्कोर के बेहतर बनाने के 5 महत्वपूर्ण उपाय। यदि भविष्य में लोन संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इन तरीकों से अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं, जिससे समय पर भुगतान या अपने सभी क्रेडिट कार्ड के बिल या लोन की ईएमआई का भुगतान हमेशा अंतिम तिथि से पहले करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेडियो को कम रखें। अपनी कुल उपलब्ध क्रेडिट सीमा का केवल 30% या उससे कम ही उपयोग करें। बार बार लोन के लिए अप्लाई न करें। कम समय में कई बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से बचें। क्रेडिट हिस्ट्री को लंबा बनाएं। अपने पुराने और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले क्रेडिट कार्ड खातों को बंद न करें, क्योंकि लंबी क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर को मजबूत बनाती है। और नियमित रूप से रिपोर्ट की जांच करें। किसी भी गलत या प्रविष्टि या त्रुटि को पकड़ने के लिए समय समय पर अपनी सिविल रिपोर्ट को मुफ्त में जांच और विसंगतियों को ठीक करवाएं। राहत, युद्ध से पहले वाली स्थिति की तरफ बढ़ रहा है कच्चा तेल। आइए पढ़ते हैं, ये भी इंपोर्टेंट न्यूज है कि राहत, युद्ध से पहले वाली स्थिति की तरफ बढ़ रहा है कच्चा तेल। रिफिल क्रूड ऑयल मूविंग टुवर्ड लेवल्स। ईरान भारत का पुराना नाता फिर बहाल होगा। इन सेक्टरों को हो सकता है सबसे अधिक फायदा। भारतीय कंपनी के लिए बम्पर लॉटरी। रुपये में कारोबार, दाम घटाने का बढ़ेगा। फायदा पाने के मुख्य सेक्टर एविएशन सेक्टर, तेल विपणन कंपनियां, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी कंपनियां, पेट या केमिकल्स और प्लास्टिक कंपनियां, और लॉजिस्टिक और शिपिंग सेक्टर। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। जय या GS2 से भी इसको जोड़ सकते हैं सोसाइटी से। या एजुकेशन, भारत में उच्च शिक्षा बजट आवंटन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों पर केंद्रित है। इन रिपोर्ट के मुख्य जीडीपी का 6% खर्च संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर कुल खर्च को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 6% किया जाएगा। बजट को बताया पर्याप्त। समिति का कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है। कम बढ़ोतरी पर चिंता, वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में हुई वृद्धि पिछले साल के लिए मुकाबला कम रही है। 10% वृद्धि की मांग। मुद्रास्फीति महंगाई को देखते हुए बजटीय आवंटन में कम से कम 8 से 10% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, समिति का रिपोर्ट राज्यसभा सदस्यों दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी सदस्य स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपी है। नामांकन और विकास, समिति का मानना है कि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि न होने से वर्ष 2035 के लिए निर्धारित लक्ष्यों जैसे सकल नामांकन अनुपात में सुधार और मानव संसाधन के समुचित विकास पर असर पड़ सकता है। परीक्षा अनियमितता पर चिंता, समिति ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद परीक्षा में गड़बड़ियां, इरेगुलरिटी के जारी रहने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को इसके समाधान के लिए समयबद्ध रोड मैप जारी करने की सिफारिश की है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारतीय अब ज़्यादा चिंतित है। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड GS3 से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारतीय अब ज़्यादा चिंतित है। बढ़ती चिंता के 4 में से 3 भारतीय अब भीषण गर्मी लू को लेकर चिंतित है। और 84% भारतीयों का कहना है कि उन्होंने खुद ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को महसूस किया। यह 2011 की तुलना में 34% अधिक है। स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन, 82% भारतीय कोयले के बजाय और सौर या पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के पक्ष में है। बिजली की रिकॉर्ड मांग, 31 मई को देश में बिजली की मांग 270 गीगावाट के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। सर्वेक्षण विवरण का यह सर्वेक्षण सर्वे अर्थ क्लाइमेट एवं कम्युनिकेशन और सी वाटर इंटरनेशनल द्वारा दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत के 5427 देशों पर किया गया था। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की ठगी से पेश नहीं आया तो फिर बमबारी। फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के साथ समझौता अभी पक्का नहीं। सम्मेलनों में संघर्षों से आर्थिक सुधारों तक वैश्विक संतुलन बनाने पर जोर। मोदी ने रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए इस पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। ये इंटरनेशनल रिलेशन से है दोस्तों, वैश्विक और राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं की शामिल किया गया है। मुख्य समाचार सुर्खियां, ट्रंप की चेतावनी, ईरान की ठीक से पहले पेश नहीं आया तो फिर बमबारी। सबसे पहले बड़ी सुर्खी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर केंद्रित है जिनमें उन्होंने इस ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वह समझौते की शर्तें का पालन नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। मोदी ने रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में रक्षा संबंधों और आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने पर की गई चर्चा की रिपोर्ट है। सम्मेलन में संघर्षों से आर्थिक सुरक्षा तक वैश्विक संतुलन बनाने पर जोर। यह लेकर G7 सम्मेलन G के प्रमुख एजेंडों को दर्शाता है और जिनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय संघर्षों निपटने पर जोर दिया गया है। महत्वपूर्ण खंड, यूक्रेन को समर्थन या रूस पर कड़े प्रतिबंध। पश्चिमी देशों के द्वारा यूक्रेन के लिए लगातार समर्थन और रूस की आक्रामकता के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने से जुड़ी रिपोर्ट। हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन, इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करने से संबंधित रणनीतिक चर्चा। मसौदे में ईरान को $300 अरब की पेशकश। 35 न्यूज़ के बारे में
मसौदे में ईरान को 300 अरब डॉलर की पेशकश अमेरिका द्वारा ईरान के साथ शांति समझौते के लिए 14 बिंदुओं का एक मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर साझा किया गया है। शांति समझौते के प्रमुख बिंदु सैन्य कार्रवाई रोकना, लेबनान सहित उन सभी टकराव वाले मोर्चों पर स्थापित युद्ध विराम या संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना तथा आंतरिक मामलों में दखल न देना। समय सीमा 90% में अंतिम समझौते पर सहमति बनाना, इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी नौसैनिक नोटबंदी पूरी तरह हटेगी, ईरान जहाजों को आवागमन में बाधा नहीं आएगी। सुरक्षा 30 दिनों में होर्मुज खाड़ी की आवाजाही बहाल करना। आर्थिक मदद, अमेरिकी और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान को 300 अरब डॉलर की विकास योजना की पेशकश। प्रतिबंध हटाना, उद्यम और अन्य क्षेत्रों पर लागू सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। परमाणु कार्यक्रम, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम संवर्धन और अंतिम समझौते से पहले बात होगी। कैदियों की रिहाई, अंतिम समझौते होने से पहले दोनों देश कैदियों की रिहा करेंगे। व्यापार में छूट, अमेरिकी ईरान को तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों या बैंकिंग, बीमा, परिवहन जैसी गतिविधियों के निर्यात के लिए छूट देगा। वित्तीय सहायता, ईरान की तेल की राशि से जुड़े फंड जारी किए जाएंगे और विमान उद्योग के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक परमिट जारी करना। कार्यान्वयन, अंतिम समझौते के सफल कार्यान्वयन निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। व्यापारिक संबंधी प्रस्तावित समझौते के कार्यान्वयन लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी, अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट, तेहरान जब चाहे बंद कर सकता है होर्मुज। आइए पढ़ते हैं, ये छोटी सी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान द्वारा होर्मुज जलमरु मध्य स्टेट होर्मुज पर अपना दावा मजबूत करना और उसे किसी भी बंद करने की उसकी क्षमता है। विदेशी खुफिया रिपोर्ट की हालिया घटनाओं पर आधारित समाचार क्लिपिंग में मुख्य सुर्खियों विवरण। हेडलाइन की रिपोर्ट के तेहरान पर चाहे बंद कर सकता है होर्मुज। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक नए आकलन के अनुसार तेहरान ईरान के पास यह रणनीतिक क्षमता है कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दावा बनाने के लिए जब चाहे होर्मुज जलमरु मध्य को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। हालिया संघर्ष में ईरान ने इस क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। उप हेडलाइंस, होर्मुज हमारा प्रबंधन भी हमारी जिम्मेदारी। अरेफ विवरण, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ का बयान, तस्वीर छपी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि होर्मुज जलमरु मध्य ईरान की संपत्ति, इसकी सुरक्षा व प्रबंधन ईरान की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से सुरक्षित करने वाले जहाजों को ईरान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा सेवाओं के बदले पूरा शुल्क ट्रांजिट फी देना होगा। हेडलाइंस, लेबनान में इजरायल के हमले अभी जारी। इस रिपोर्ट के माध्यम पूर्व के क्षेत्रीय तनाव का भी उल्लेख है, जिसके तहत लेबनान के विभिन्न शहरों इजरायली सेनाओं द्वारा हवाई और जमीनी हमले जारी रहने की बात कही गई है। वैश्विक आर्थिक प्रभाव, वैश्विक तेल आपूर्ति खतरा। होर्मुज जलमरु मध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग, जहाँ से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इसके बंद होने या शुल्क लगाए जाने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ सकती है और ऊर्जा संकट गहरा हो सकता है। ब्रिटेन बंद हो सकता है नामचीन भारतीय रेस्तरां। आइए पढ़ते हैं इसमें, इसके बारे में। ये चिंताजनक है दोस्तों, जो भारतीय रेस्तरां बंद हो रहे हैं ब्रिटेन में, जो नामी कामी या नामचीन रेस्तरां है ब्रिटेन में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन के सबसे पुरानी या प्रतिष्ठित भारतीय रेस्तरां वीर स्वामी के बंद होने के संकट से जुड़े हैं। 1926 के लंदन के रिजेंट स्ट्रीट पर स्थित विक्टोरिया हाउस में शुरू हुआ यह ऐतिहासिक और विश्लेषण स्टार रेस्टोरेंट अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु, लीज नवीनीकरण संकट। रेस्टोरेंट का मालकीना हक रखने वाले समूह एमडब्ल्यू इट का कहना है कि इमारत की देखरेख करने वाली संस्था द ग्राउंड एस्टेट इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट लीज का नवीनीकरण रेवेन्यू करने में असमर्थता जता रही है। कार्यालय में बदलने की योजना। क्राउन एस्टेट इस जगह को पुनर्निर्मित कार्यालयों ऑफिस में बदलने की योजना बना रही है, जिससे रेस्टोरेंट की मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो जाएगा। राजा और भारतीय सरकार से अपील। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए रेस्टोरेंट प्रबंधन और समर्थनों ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को 20,000 से अधिक हस्तांतरों वाली याचिकाओं सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट ने भारतीय सरकार से भी अपील की है कि वे इसी ब्रिटेन में भारतीय व्यंजनों की संस्कृति खास सॉफ्ट पावर मानते हुए राजनीतिक स्तर पर मदद करें। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में रेडी टू ईट मॉडल लागू होगा। ये भी साइंस टेक से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी से साइंस टेक से रिलेटेड है। आइए न्यूज़ के बारे में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रेडी टू ईट कैटरिंग मॉडल लागू करने के भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देता है। भोजन प्रणाली में बड़ा बदलाव। पारंपरिक थाली की बजाय ट्रेन में परोसी जाने वाली पारंपरिक भारी भरकम दाल, चावल, रोटी, सब्जी थाली की जगह अब स्मार्ट और मॉडर्न डिश देने पर विचार किया जा रहा है। टॉप ब्रांड के साथ पार्टनरशिप, 100% शुरुआत या बेहतर स्वास्थ्य या अंतर्राष्ट्रीय हाइजीन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड या आईटीसी, हल्दीराम या एमआरटी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन जैसी देश विदेश की दिग्गज एमएफसीजी कंपनियों के साथ विशेष साझेदारी कर रहा है। ये फूड से भी रिलेटेड कर सकती है टॉपिक को दोस्तों। हल्का और सुपाच्य भोजन। सफर के दौरान यात्रियों की सेहत ठीक रहे, इसलिए भोजन का मेन्यू इस प्रकार रखा जा रहा है कि जो पचने में काफ़ी हल्का और प्रीमियम क्वालिटी का हो। और इसमें मिलेट या आधारित सूप या कस्टमाइज्ड सलाद और जो कॉन्टिनेंटल इंडियन फ्यूजन खाना शामिल हो सकता है। सेलिब्रिटी शेफ की आधुनिक तकनीकी। मशहूर शेफ द्वारा डिजाइन। देश की नामचीन सेलिब्रिटी शेफ इस ट्रेन के मेन्यू को खासतौर पर डिजाइन कर रहे हैं। स्मार्ट किचन टल्स। ट्रेन के आधुनिक मिनी चिकन में खाना गर्म और फ्रेश रखने के लिए स्टीम और यूवी हीट जैसी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। खाना पूरी तरह वैक्यूम सील्ड होगा और हाई स्पीड तकनीकी का फायदा। तरल पदार्थ नहीं चलेंगे। सेमी हाई स्पीड होने के बावजूद एडवांस डिजाइन वाली बोगी, बायो वैक्यूम और एंटी मैनिपुलेटिव एयर कंडीशन जैसे सिस्टम के कारण यात्री बेहद स्मूथ रहेगी। तेज स्पीड में भी चाय, कॉफी या सूप जैसे तरह पदार्थ या गिलास से भी बाहर छलकेंगे।
धूप के बाद भी विटामिन डी की कम पाई गई है। ये बायोटेक से रिलेटेड 200 साइंटिस्ट से रिलेटेड है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय आबादी में विटामिन डी की भारी कमी की चिंताजनक आंकड़ों को दर्शाता है। धूप के बाद भी विटामिन डी की कमी पाई गई है, चिंताजनक। देश में व्यापक स्तर पर ये एक सर्वे के मुताबिक करीब 70 से 90% भारतीयों के शरीर में विटामिन डी का स्तर सामान्य से कम पाया गया है। केवल धूप ने आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग धूप में कम समय बिताते हैं। दिन भर एसी या रेस्तरां या घरों में रहने से शरीर को पर्याप्त विटामिन की प्राकृतिक धूप नहीं मिल पाती है और डाइट से पूर्ति मुश्किल। शाकाहारी भोजन में विटामिन डी के स्रोत बहुत सीमित है। केवल दूध या सामान्य खानपान की शरीर की दैनिक जरूरत को पूरा करना काफी मुश्किल होता है। यदि आप इस खामोशी के अल्फाजों से बढ़ रहे हैं कामयाबी, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ये भी सोसाइटी से GS2 या GS3 से रिलेट कर सकते हो। ट्विंकल से लिमिटेड स्टार या स्वास्थ्य या GS से फिटनेस तैयार। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। जब पढ़ना सकारात्मक या प्रेरणादायक या इसे ऐसे राइटिंग से भी जोड़ सकते हो। ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ दोस्तों। समाज में बदलाव लाने की खबरों केंद्रित है। मुख्य समाचार खामोशी के अल्फाजों से घट रहे हैं कामयाबी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्थित एक विशेष स्कूल की कहानी जो मुख्य बाधित सुनने और बोलने में अक्षम बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बना रहा है। शीर्षक का अर्थ खामोशी के शब्दों से सफलता की कहानी लिखना। यह स्कूल ऐसे बच्चों का समान जीवन जीने और अपनी दिव्य यंगता से आगे बढ़ने की हौसला देता है। इसी स्कूल का पहला छात्र आगे चलकर इसी स्कूल में शिक्षक बना है। स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए विदेशों से भी मदद और तकनीकी हासिल हुई है। बच्चों के फिटनेस ट्विंकल लिटिल स्टार और स्क्वाड जंप से फिटनेस तैयार। विषय छोटे बच्चों के शारीरिक विकास या फिटनेस के लिए खेलकूद या व्यायाम महत्व है। मुख्य बिंदु तस्वीर में बच्चों को बाधाएं दौड़ या हर्डल पार करते और रिंग्स पर टहलते हुए दिखाया गया है। यह स्कूल ऐसे बच्चों को समान जीवन और अपनी दिव्यांगता से आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसी स्कूल का पहला छात्र आगे चलकर इसी स्कूल में शिक्षक बना। स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए विदेशों से भी मदद और तकनीकी हासिल हुई है। बच्चों की फिटनेस और ट्विंकल लिमिटेड स्टार स्क्वाड जंप से फिटनेस तैयार। छोटे बच्चों के शारीरिक विकास या फिटनेस के लिए खेलकूद तथा व्यायाम का महत्व। तस्वीर में बच्चों को बाधा दौड़ हर्डलिंग पार कर सकते हैं, रिंग्स पर लटकते हुए दिखाया गया है। यह सब बताती है कैसे कम उम्र से ही बच्चों को एक्टिव रखकर उनका शारीरिक मानसिक विकास किया जा सकता है। योगता और स्वास्थ्य तन मन से जुड़े उत्सव। योग और सामूहिक व्यायाम के जरिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। नीचे दी गई तस्वीर ट्रेनर या मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में लोग खुले मैदान में योग का अभ्यास कर रहे हैं, जो शरीर और मन को संतुलित रखने के देश को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण नदी बनाने के लिए 19 साल से नहीं कटवाएं बाल। पर्यावरण नदियों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को अनोखा संकल्प। मुख्य बिंदु पर्यावरण कार्यकर्ता की कहानी जिन्होंने नदी संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने और अपनी प्रतिज्ञा के रूप में पिछले 19 वर्षों से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। छोटे कुलम एक छोटा प्रेरक संदेश या सुविचार। हंसले पाठकों को मनोरंजन के लिए कुछ चुटकुले। यूएस ने एशिया को मेन सैन्य कमांड से हटाया। इंटरनेशनल रिलेशन है। अमेरिका से कमांड के नाम बदलने और भारत व क्वाड और उनके परमाणु से जुड़े खबर छिपी हुई है। क्वाड से रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन। यूएस ने एशिया की मेन सैन्य कमांड से हटाया इंडो। 8 साल बाद पुराने नाम पर वापसी। क्या बदलेगा भारत और क्वाड का समीकरण। अमेरिका ने एशिया में अपनी प्रमुख सैन्य कमांड का नाम बदलकर वापस यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है, जिसे 2018 में बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था। और लेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि इस नाम बदलने का भारत की रणनीतिक भूमिका और क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के भविष्य पर भी क्या असर पड़ सकता है। भारत ब्रिटेन व्यापार का नया दौर 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड GS3 से रिलेटेड है या इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसको जोड़ सकते हैं दोस्तों। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते महत्व जानकारी भी दो। भारत ब्रिटेन व्यापार का नया दौर 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। FTA लागू होने की तिथि समझौते CETA या DCC 15 जुलाई से आधिकारिक रूप से प्रभावित होगा। विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के PM के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात से इस पर अंतिम सहमति बनी है। व्यापार और शुल्कों पर प्रभाव। ड्यूटी फ्री एंट्री। ब्रिटेन में 99% भारतीय निर्यात पर कोई कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क नहीं लगेगी। सभी वस्तुओं भारत में ब्रिटेन कार स्पोर्ट्स विस्की सस्ती होने की उम्मीद है। लाभान्वित क्षेत्र टेक्सटाइल या लेदर या मरीन इंजीनियरिंग और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाने का बड़ा मौका मिलेगा। कामगार और पेशेवरों के लिए लाभ। वीजा पट्टी या सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट लागू होने से भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन जाने और वहां काम करने में आसानी होगी। अधिक विस्तार। DCC के तहत रूट अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। रोजगार अवसर। इससे करीब 75 नए हवाई रूट संबंधी पेशेवरों और 900 से अधिक IT पेशेवरों को लाभ मिलने का अनुमान है। स्टील निर्यातकों के हितों की रक्षा। कोटा विवाद का समाधान। ब्रिटेन द्वारा जुलाई से लागू होने वाले स्टील कोटा से जुड़े भारतीय हितों पर ध्यान दिया गया है। निर्यात सुरक्षा। ब्रिटेन के इस कदम से भारत का लगभग 35% स्टील निर्यात प्रभावित होने से बच गया है। हमारी समृद्धि का अर्थ कहाँ फंस गया। ये भी दोस्तों संपादकीय न्यूज है, जनसत्ता से लिया गया है। संपादकीय न्यूज ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड GS3 से भी इसके रिलेट कर सकते हैं। इसको बहुत टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। वृद्धि दर अधिक और महंगाई दर कम रहने के बावजूद देश की मिडिल इनकम ट्रैप से फंसा। आइए इस पर 30 मिनट के बारे में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रत्न रॉय द्वारा लिखित एक वैचारिक विश्लेषण एडिटोरियल वेब से इसका मुख्य विषय हमारी समृद्धि का अर्थ कहाँ फंस गया है, जो उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति महंगाई के बावजूद भारत के मिडिल इनकम ट्रैप यानी मध्य आय के जाल में फंसने की आशंका और देश की आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। मुख्य अंतर, महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य समस्या मिडिल इनकम ट्रैप। परिभाषा या उदाहरण। देश का आर्थिक विकास एक निश्चित स्तर मध्यम आय पर आकार रुक जाता है, जिससे मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस इसके बड़े उदाहरण है।
विरोधाभास वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से अधिक दर से बढ़ रही है और महंगाई भी नियंत्रण में है, फिर भी देश इस जाल में फंसता दिख रहा है। रोजगार और व्यवस्था का संकट, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, रोजगार विहीन विकास, देश में आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो पर्याप्त और बेहतर नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। कमजोरी के लक्षण, वित्तीय रूप से सक्षम आईटी सेक्टर अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कम नौकरियां पैदा कम कर रही है। केवल 7% आबादी फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत है। घरेलू मांग में गिरावट, मध्यवर्ग की आय स्थिर होने के कारण एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में रोजमर्रा के सामानों की मांग घट रही है। संकट के संकेत की रिस्क इंडिकेटर लेख में विशेष रूप से एक हाईलाइट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें आर्थिक संकट के 3 प्रमुख संकेत बताए गए हैं। नौकरियों की कमी, ज़्यादा बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही है। कमजोर मांग, बाजार में मांग कमजोर, जिससे उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आई है। जीडीपी में हिस्सेदारी, देश की कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। समाधान और ढांचागत सुधार, विदेशी पूंजी की जरूरत, इस जाल से निपटने के लिए देश को केवल घरेलू उपयोग पर निर्भर रहने की भारी मात्रा में विदेश निवेश एफडीआई की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे, विकास निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, बेहतर कानूनी व्यवस्था और अनुकूल नीतियां प्रदान करनी होगी। मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को भारतीय मूल्यों से जोड़ा है। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड 35 मिनट के बारे में। मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को भारतीय मूल्यों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री दृष्टिकोण इसमें बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक विषयों को भारतीय जीवन शैली और पारंपरिक मूल्यों से जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख है, जिसमें स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में दिया। पर्यावरण संबंधी नजरिया, इसमें प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, जल जीवन मिशन, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की सरकारी प्रयासों की चर्चा की गई है। अग्रगामी सोच, लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल तकनीकी या सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन और मानवीय मूल्यों से जोड़ना प्रयास किया गया है। जीएम फसलों के समांतर जोखिम, ये जीएसटी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये संपादकीय न्यूज है और बायोटेक से भी इसको रिलेट कर सकते हो, बहुत टॉपिक से रिलेट करते हैं। आई 35 मिनट के बारे में डिटेल से एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड या ऐसे रेटिंग से भी जोड़ सकते हो। जीएम फसलों के समांतर जोखिम, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित, जेनेटिकली मॉडिफाई या बायोटेक से रिलेटेड फसलों का मुद्दा अब खाद्य सुरक्षा का मसला बन गया है। ऐसे में सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों के भोजन की स्वच्छता का अत्यधिक सुरक्षित रहे। लेखक सुधीर कुमार है। लेख में जीएम फसलों के उपयोग से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिक, कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य पर्यावरण पर प्रभाव, जीएम फसलों के प्रभाव से सिर्फ लेख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भोजन पर्यावरण की बहुपरत सुरक्षा से जुड़े हैं। लेख में जिन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी पहलुओं का जिक्र है जो मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। विनियामक कानूनी ढांचा, रेगुलेटरी सिस्टम, भारत में जीएम फसलों की अनुमति और नियमित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित जेनेटिक्स इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी के पास है। लेकिन अनुसार नियामक संस्थानों और जनहित के बीच एक बड़ी खाई है। तकनीकी मंजूरी मिलना एक बात है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति और कानूनी वैधता प्राप्त करना बेहद जरूरी है। वर्तमान में भारत केवल बीटी कपास, बीटी कॉटन को ही व्यवसायिक खेती की अनुमति मिली है, जो एक गैर खाद्य फसल है। भोजन की स्वच्छता और उपभोक्ता अधिकार, भोजन का अधिकारी संसद के स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। भोजन का अधिकार और पसंद की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार का आता है। लेख में मांग की गई है कि जीएम उत्पादों के लिए पारदर्शिता और अनिवार्य लेबलिंग, मैंडेटरी लेबलिंग व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि वे क्या खा रहे हैं। कॉर्पोरेट एकाधिकार और किसानों पर प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीजों पर पेटेंट के जरिए बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है। इससे किसानों की पारंपरिक बीज सृजन की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और वे निजी कंपनियों पर निर्भर हो सकते हैं। आइए आगे, संघर्ष के जीवन, ये भी संपादकीय न्यूज है, जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। ये भी ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। आज भी पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में। संघर्ष जीवन की तुलना, नदी से तुलना, जीवन की तुलना एक बहती हुई नदी से की गई है। नदी जब तक चलती रहती है तब तक उसका जल निर्मल रहता है, लेकिन जब रुकने पर वो दूषित होने लगता है, तो इसी प्रकार गतिशील जीवन भी सार्थक है। अंधेरे के बाद उजाला, जीवन में पतझड़ के बाद जैसे नए पत्ते आते हैं, तो वैसे दुखों के बाद सुख का आना है। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष के उदाहरण, किसान धूप और खेतों में कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसकी फसल लहराएगी। विद्यार्थी बार बार असफल होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि वह उसे विश्वास होता है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। माँ अपने बच्चों को छिपाकर परिवार के लिए मुस्कुराती है और पूरे घर की धूरी बनी रहती है। दुनिया मेरे आगे विशेष इन बॉक्स में आधुनिक समाज और मानसिकता स्थिति पर बात की गई है। और संतोष या निराशा, आज का सब मानसिक थकान और निराशा से भरा हो, जो लोग छोटे विफलताओं से टूटने लगते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया की चमक धमक ने जीवन की वास्तविकता को धुंधला कर दिया है। लोग दूसरों की नकली या केवल अच्छी सफलता को देखकर खुद को कमजोर और कम दर समझने लगते हैं, और सफलता आगे बढ़ने की सीख। तो सफलता एक अवसर या असफलता हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे सुधार और नए प्रयासों के लिए आती है। ठारों से बचे, जीवन में कभी कभी पूरी तरह रुकना नहीं चाहिए। यदि हम परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देंगे तो जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन ही नियम है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह होती है और हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। थैंक यू दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज़। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही।